हेलो बच्चों, आज हमारी नेशनल इनकम की सेकेंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि जो गुड्स होते हैं वो ब्रॉडली दो भाग में डिवाइडेड है। वन इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड द सेकेंड पार्ट इज कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. So this part we have studied in earlier class. Today we are going to start with this part, right? One is consumption goods, इसी को हम consumer goods बोलते हैं, and one is capital goods. तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो second part of goods है जिसको हम classify कर सकते हैं वो consumption goods से और capital goods से. तो कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स विच इज यूज्ड बाय कंज्यूमर टू सेटिस्फाई हिज वांट्स. तो ऐसे गुड्स विच आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. तो ऐसे गुड्स विच इज यूज्ड टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट, दे आर नोन एज कंजम्पशन गुड्स. Example, ice cream and milk is used by the household. These goods are consumed by the household when purchased. So consumption goods are those goods which are used by consumer for satisfaction of their wants. लेकिन जब हमने इसको बात किया था, अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें तो फाइनल गुड्स विच इज यूज्ड बाय कंज्यूमर फॉर satisfaction of the wants. So in that part we are classifying the goods on the basis of the final goods and the intermediate goods. Now we are classifying the goods on the basis of consumer goods and the capital goods. तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि कस्टमर की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं. और फिर कंज्यूमर गुड्स को हम चार भाग में बांटेंगे. वन इज ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज. यहाँ पे आप ध्यान दें, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, ठीक है. यहाँ पे ड्यूरेबल नहीं मटेरियल लिखा है. नॉन मटेरियल गुड्स दैट इज इक्वल्स टू, और पे ध्यान देना यहाँ पे, सर्विसेज, राइट. तो गुड्स में सिर्फ गुड्स नहीं आते, सर्विस भी आती है. तो यहाँ पे इसी कारण गुड्स को जो हमने क्लासिफाइड किया है, तो नॉन मटेरियल गुड्स, मटेरियल जो मटेरियल मतलब हमको जो दिखता है, नॉन मटेरियल तो हमारे को नहीं दिखेगा, दैट इज अ सर्विस. ड्यूरेबल गुड्स में आप यहाँ पे नीचे लिख देंगे, ड्यूरेबल गुड्स में ऐसे गुड्स आते हैं बेटा जो कि विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स. ऐसे गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर. ऐसे गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर. सेमी ड्यूरेबल गुड्स में लिखना है विच कैन बी यूज फॉर 1 year और अ लिटिल मोर. जो 1 साल या ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक हम यूज कर सकते हैं. नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब कि 1 टाइम, और दिस इज सर्विसेज. सेवरल ईयर में अपन कार लिख सकते हैं. 1 year में आप क्लॉथ लिख सकते हैं. 1 टाइम में आप मिल्क या कोई भी फूड प्रोडक्ट या फिर पेट्रोल लिख लें. तो जितनी बार गाड़ी चलेगी खत्म, फिर वापस अपने को रिफिल करवाना पड़ेगा. तो कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स, ये पैराग्राफ में मुझे लर्न करना है, विच इज यूज्ड बाय कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स. नाउ कंज्यूमर गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 parts: durable, semi durable, non durable and non material goods. Now what is written in durable goods, वो ही लिखा है. Durable goods are those which can be used for several year and high value. मेरे को यहाँ पे 2 वर्ड ड्यूरेबल के लर्न करने हैं, which can be used for several year, ये तो मुझे याद हो गया, प्लस हाई वैल्यू के होते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, टीवी, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द ड्यूरेबल गुड्स. तो ड्यूरेबल गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर एंड नॉर्मली हाई इन वैल्यू. नॉन ड्यूरेबल और इसके पहले अपना जो टॉपिक है, सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और स्लाइटली मोर, मतलब 1 साल या उससे ज्यादा. दे आर नॉट ऑफ हाई वैल्यू, ये ज्यादा
हाई वैल्यू के नहीं होते। जैसे कि कपड़े हमने एग्जांपल दिया था, क्रॉकरी हो गई, फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रिक गुड्स हो गए, आर द एग्जांपल ऑफ सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज गुड्स मतलब कि ऐसे गुड्स विच कैन बी यूज ओनली एंड इट्स बेसिकली अ पेरिशेबल गुड्स आ जाते हैं यहाँ पे। For example, bread that you eat is used in a single act of consumption. The same bread cannot be used again. Also, the goods are of relatively low value. Ink हो गया, gas cylinder हो गया, milk हो गया, petrol हो गया are the example of non-durable and single consumption goods. Service are those non-material goods which directly satisfy the human wants. A few example of service जैसे डॉक्टर हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, लॉयर हो गए, ये सब हो गए। तो ये हमारा कंजम्पशन गुड्स हो गया। नाउ वी कम टू अ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में मैं आपको दो चीज पहले बता दे रही हूँ कि बेसिकली ये गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर गुड्स विच इज यूज्ड बाय प्रोड्यूसर। अरे प्रोड्यूसर इसे क्यों यूज कर रहा है, या तो वो रिप्लेस कर रहा है या फिर वो एक्सपांशन कर रहा होगा। अब सपोज एक प्रोड्यूसर ने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, वो पुरानी हो गई। अब वो पुरानी हो गई है तो यू हैव टू रिप्लेस दैट। और अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, वो अच्छी चल रही है, बट यू आर प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन फॉर वन मोर ऑफिस, तो आपकी ऑफिस अगर सपोज अभी रायपुर में है एंड यू आर प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन इन नागपुर, तो भाई आप ये वाली प्लांट एंड मशीनरी तो उठा के नहीं जाओगे, आपको यहाँ पे एक और मशीन इंस्टॉल करवानी पड़ेगी, एक और कैपिटल गुड खरीदना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं एडिशन। एडिशन जब हम एक्सपांशन करते हैं तो एडिशन इन कैपिटल स्टॉक, और अगर हमारी पुरानी मशीन खराब हो गई है तो दैट इज नोन एज रिप्लेसमेंट इन कैपिटल स्टॉक। कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी एग्जांपल ऑफ द कैपिटल गुड्स। These goods are used by producer for replacement of capital stock or addition to capital stock. या तो वो replacement है या तो वो addition है। Capital goods are fixed asset of the producer. Obviously producer की वो fixed asset है। A fixed asset capital goods are repeatedly used in the process of production for several years and are high value. तो बोल रहा है जो कि यूज होती है फॉर प्रोड्यूसर के द्वारा और वो हाई इन वैल्यू है। इसमें बोल रहा है जैसे कि नट बोल्ट जो रहते हैं, खीले रहते हैं, स्क्रू रहते हैं, वो भी तो सेवरल ईयर तक यूज होते हैं, और आपने कहा कि सेवरल ईयर तक यूज होना है, बट हमने एक और वर्ड बोला एंड ऑफ हाई वैल्यू, तो लिखा है यहाँ पे बिकॉज वो हाई वैल्यू के नहीं है तो हम उसे कैपिटल गुड्स नहीं मानते हैं, बिकॉज ऑफ दे आर लो वैल्यू। दस ओनली दोज फिक्स्ड एसेट of producer are taken as a capital goods which is used for several years and which are of high value. Also, capital goods involve depreciation. It refers to the value on fixed asset using owing to the wear and tear. तो ये पूरा पैराग्राफ का सम अप यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। ये हमको याद रखना है, कैपिटल गुड्स कौन यूज करता है, प्रोड्यूसर, वो फिक्स्ड एसेट है जो कि सेवरल ईयर तक यूज होती है एंड विच वाज ऑफ हाई वैल्यू। यूज द, ये डेप्रिसिएशन इसमें लगता है 5वां पॉइंट। देन आई हैव टू लर्न 2 more पॉइंट। वन इज रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एसेट, capital stock, and one is addition of capital stock. तो मुझे टोटल 7 पॉइंट याद रखने हैं। प्रोड्यूसर यूज करता है, प्रोड्यूसर के लिए फिक्स्ड एसेट है, सेवरल ईयर तक यूज होता है, हाई वैल्यू का रहता है, डेप्रिसिएशन इसमें चार्ज होता है, और कैपिटल एसेट प्रोड्यूसर 2 रीजन से लेता है। वन कि उसे रिप्लेसमेंट करना है, और या तो फिर वो एडिशन टू कैपिटल स्टॉक रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हमारा। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। बोल रहा है कि कैपिटल गुड्स जितने भी है वो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बट प्रोड्यूसर के सारे गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है। बिल्कुल सही है ये। कैसे देखो,
कैपिटल गुड्स के लिए आपने पढ़ा कि प्रोड्यूसर खरीद रहा है उसे, पर प्रोड्यूसर सिर्फ कैपिटल गुड्स तो नहीं खरीदेगा। अच्छा चलो हम लोग कुरकुरे बनाते हैं, मशीन खरीद ली है, अरे भाई रॉ मटेरियल भी तो लगेगा कि नहीं लगेगा। सपोज आप शर्ट बनाते हैं, तो शर्ट बनाने के लिए आपने स्टिचिंग मशीन तो ले ली, बेटा कपड़ा भी तो लगेगा, धागे भी तो लगेंगे, बटन भी तो लगेगा। तो प्रोड्यूसर जो रहता है वो तो दो चीज खरीदेगा ना, कैपिटल गुड्स भी खरीदेगा और इन्वेंट्री गुड्स भी खरीदेगा, स्टॉक रॉ मटेरियल। तो प्रोड्यूसर के जो गुड्स रहते हैं वो दो रहते हैं, वन इज कैपिटल गुड्स एंड वन इज इन्वेंट्री गुड्स। बट जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्रोड्यूसर गुड्स हैं। तो ये लाइन क्लियर है आपको, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। Producer goods are those goods which are used in the production of other goods. These goods include goods used as a raw material by the producer like wood used as a furniture, ये raw material की बात हो रही है. Good used as a fixed asset by a producer like plant and machinery. तो कुल मिला के ये पूरा ये वाला जो पार्ट था ये 4 लाइन का, इसका तो यही मतलब है कि भाई प्रोड्यूसर दो चीज खरीद रहा है, वन इज रॉ मटेरियल, another is fixed asset. Unlike fixed asset of the producer, goods used as a raw material are not durable use goods. भाई obviously जो raw material है वो not durable goods है। कैसे? भाई एक बार जो कपड़ा आपने यूज कर लिया शर्ट बनाने के लिए, आप 5 मीटर कपड़ा लाए और आपने 5 शर्ट बना दी, तो अब आप इसी शर्ट को तो दोबारा यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो आपकी मशीन थी जिससे आप वो शर्ट सिल रहे थे, अब आप 10 कपड़ा और ले आओ, वही मशीन से आप वो शर्ट सिल सकते हो। तो ये याद रखना है, हमारे को नॉट ड्यूरेबल होते हैं, जबकि ये हमारे लिए मशीन क्या हो जाएगी, ड्यूरेबल हो जाएगी। These are a single use of producer goods. These cannot be repeatedly used in the process of production. Thus, the same wood cannot be repeatedly used to make a furniture. जबकि कैपिटल गुड्स जो है वो रिपीटेडली यूज्ड हो सकते हैं, दे आर द ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। Thus, while all capital goods are producer goods, but all producer goods are not a capital goods. Now, this is the difference between consumption goods and capital goods. But इसके पहले मैं चाह रही हूँ आप ये थोड़ा सा मेरे साथ लिख लो यहाँ पे 3-4 पॉइंट। प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं वो दो होते हैं, वन इज रॉ मटेरियल एंड वन इज कैपिटल गुड्स, दैट इज बेसिकली अ फिक्स्ड एसेट। सेकंड, नॉन ड्यूरेबल, यहाँ लिखो ड्यूरेबल। थर्ड, नॉट repeatedly use repeatedly, right? Consumption goods lead to direct satisfaction of human want. ठीक है, कंजम्पशन गुड्स क्या है आपको पता है, कैपिटल गुड्स डू नॉट लीड द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। दीज गुड्स आर कंज्यूम बाय हाउसहोल्ड व्हेन परचेज, ये अपन ने पढ़ा था, ड्यूरेबल सेमी ड्यूरेबल ये यूज करते हैं व्हेन दे परचेज। दीज गुड्स आर नॉट कंज्यूम बाय हाउसहोल्ड, इंस्टेड दीज आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ये वाले एक्सपेंडिचर को हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं और इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये दोनों पॉइंट तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ये वाला पॉइंट आपको लर्न करना है। इसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, इट रेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो है वो ये बोल रहा है कि अगर कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है मतलब कि लोगों की वेलफेयर ऑफ पीपल इज राइजिंग, मतलब लोगों का लेवल ऑफ इनकम बढ़ रहा है, तभी कंजम्पशन ज्यादा हो रहा होगा, इससे लोगों का वेलफेयर हो रहा है। जबकि अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, राइट?
तो higher production of capital goods lead to higher production in economy. It is a backbone of GDP growth. But very important to note that while calculating the national income, हम ये दोनों goods को consider करेंगे क्योंकि दोनों ही final goods हैं और दोनों ही हमारे को national income निकालते समय consider करना है. वो एक प्रोड्यूसर यूज कर रहा है और एक कंज्यूमर यूज कर रहा है, तो दैट्स व्हाई दे बोथ गुड्स आर फाइनल गुड्स which will consider in calculating the income, right? Now we move to the next topic. Next topic देखा है concept and component of consumption expenditure. तो अब हम अभी तक जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो गुड्स पढ़ रहे थे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, बिकॉज वन ऑफ द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज एक्सपेंडिचर मेथड. तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर क्या है. तो ये बोल रहा है एक यहाँ पे वर्ड मुझे दिख रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ऑब्वियसली कंजम्पशन वर्ड इज डिराइव फ्रॉम वर्ड कंज्यूमर. तो ये बोल रहा है कंज्यूमर जो है वो हम 3 भाग में बांटेंगे. कंज्यूमर वी विल डिवाइड इनटू 3 पार्ट. नाउ व्हाट आर द 3 पार्ट? वन इज कंज्यूमर, उसको हम वन इज कंज्यूमर दैट इज हाउस होल्ड कंज्यूमर. वन इज गवर्नमेंट एंड वन इज एनजीओ. हाउस होल्ड, one is government and one is NGO. फिर लिखा है हाउस होल्ड वाले जो गुड्स हैं वो यूज होते हैं टू सेटिस्फाई देयर वांट. व्हाई गवर्नमेंट बाय द गुड्स? तो लिखा है जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करती है मिड डे प्लान्स वगैरह में या डिफेंस वगैरह के लिए जो है उनके लिए. एनजीओस क्यों गुड्स खरीदती हैं? चैरिटी के लिए. तो बोलता है कि जो खर्चा इन तीनों ने मिलके किया है दैट इज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट? तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में पहले तो कंज्यूमर हमें बांटना है. कंज्यूमर लर्न करते जाएंगे आप मेरे साथ. कंज्यूमर हम 3 भाग में बांटेंगे. कौन कौन से 3 भाग में हम बांटेंगे? वन इज हाउस होल्ड, वन इज गवर्नमेंट एंड वन इज एनजीओ. और जो खर्चा ये करते हैं उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा एग्रीगेट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा. इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, consumption expenditure refer to the aggregate consumption expenditure in an economy. Consumption expenditure is an aggregate मतलब sum total of the consumption expenditure in an economy. Who are the consumer? तो बोल रहा है कंज्यूमर कौन है. तो कंज्यूमर जो है वो फर्स्ट पॉइंट लिखा है आपका हाउस होल्ड है, सेकेंड पॉइंट लिखा है गवर्नमेंट है और थर्ड पॉइंट लिखा है आपका नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं like NGO, temple, masjid, gurdwara. Household buy the goods for satisfaction of their want. Government buy the goods to distribute among the defense or midday meal plan in government school or any other similar purpose. Non-profit private institution buy the consumer goods for charity. If we add up the expenditure, add up को ध्यान दें, अगर हम इनके एक्सपेंडिचर को ऐड कर देंगे and non-profit private institution, we get an estimate of total consumption expenditure in an economy, right? Thus, consumption expenditure is equals to consumption expenditure by household, consumption expenditure by the government and the consumption expenditure by non-profit private institution. तो कुल मिला के आपने जो ऊपर पैराग्राफ पढ़ा उसको ये पैराग्राफ आप पढ़ लो तो पूरा हो जाएगा. यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कंज्यूमर 3 है. वन इज हाउस होल्ड, वन इज गवर्नमेंट एंड वन इज एनजीओज. तो इन सबके जो एक्सपेंडिचर है उनको आप ऐड कर देंगे, एग्रीगेट करना मतलब तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा. तो पहला टॉपिक हमारा क्या था? गुड्स. सेकेंड टॉपिक था हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट. पहला टॉपिक हमारा था गुड्स, सेकेंड था हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. नाउ द थर्ड टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट.
इन्वेस्टमेंट में आपको याद रखना है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, where I is equals to investment, K is equals to capital stock, and this is known as change in the capital stock during the accounting year. तो सिंपल है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है चेंज इन द कैपिटल स्टॉक, आपको ये याद रखना है, चेंज इन द कैपिटल स्टॉक. एंड इन्वेस्टमेंट चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी आपको याद रखना है, कैपिटल फॉर्मेशन. इसका ये मतलब है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमने ये पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट हम 2 रीजन से करते हैं. हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें हमने आपको ये बोला था कि जो एक्सपेंडिचर हम लोग कैपिटल एसेट में जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो 2 रीजन से करते हैं. वन इज ईदर फॉर रिप्लेसमेंट और वन इज ईदर फॉर एडिशन. एडिशन तब होता है जब एक्सपांशन होता है. तो बोल रहा है कि वन इज फॉर रिप्लेसमेंट एंड वन इज फॉर एडिशन. तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक. चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन एंड दिस इज नोन एज अ कैपिटल फॉर्मेशन. अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन. तो इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं. From viewpoint of economy as a whole, investment refer to the total production of capital goods during the accounting year. As noted earlier, these goods may be used either for replacement of the capital stock or for adding the existing capital stock. तो ये हमने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका था कि इन्वेस्टमेंट हम 2 रीजन से कर रहे हैं कैपिटल में. तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ द सेकेंड पार्ट गिवन इन इन्वेस्टमेंट टॉपिक इज कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 2 तरह की होती है. वन इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड वन इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. तो व्हाट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? तो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कैपिटल असेट में कर रहे हो, दैट इज लाइक फिक्स्ड असेट में कर रहे हो, तो दैट इज अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. बट अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप इन्वेंट्री में कर रहे हो तो उसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. तो इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पे आपको 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए. वन इज रॉ मटेरियल, वन इज सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड वन इज फिनिश्ड गुड्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अगर हम कपड़ा लेके शर्ट्स बना रहे हैं तो कपड़ा जो है वो हमारा रॉ मटेरियल है और उसमें से जो शर्ट्स बन चुकी है वो हमारे फिनिश गुड्स हैं. लेकिन जो कपड़े में काम चल रहा है, जिसमें मास्टर अभी भी शर्ट सिल रहा है, तो वो हमारी होती है सेमी फिनिश गुड्स. मतलब वो पूरी नहीं बनी है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेमी फिनिश गुड्स, राइट. तो जो इन्वेंट्री है हम उसको 3 भाग में बांटेंगे, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में अगर हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो ऑब्वियसली इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा. प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा. आउटपुट बढ़ेगा मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी. और अगर हम इन्वेंट्री हमारे पास रहती है तो हमारे पास कोई भी कस्टमर आ जाए हम सप्लाई प्रॉपर कर सकते हैं. हमें मार्केट से डे टू डे परचेज नहीं करना पड़ेगा. भाई अगर आपको स्टॉक रहेगा तो आप मार्केट से डे टू डे परचेज नहीं करोगे, आपको हायर प्राइस नहीं देना पड़ेगा. तो पहले तो बोला है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन. Now, investment is divided into 2 parts. One is fixed investment, one is inventory investment. ये डायग्राम आप मेरे साथ बना लिए होंगे, आई होप सो. अब यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट. मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो रही है, मतलब कि फिक्स्ड असेट के ऊपर खर्चा हो रहा है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. तो ये एग्जाम्पल दिया है कि अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर में प्रोड्यूसर के पास 8 मशीन थी और एंड ऑफ द ईयर में
प्रोड्यूसर के पास 10 मशीन है, तो देयर इज अ चेंज इन स्टॉक ऑफ 2 मशीन ड्यूरिंग द ईयर। तो स्टॉक ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट कैसे निकालना है, आपको लिखा है कि जो भी स्टॉक आपके पास एंड ऑफ द ईयर को पहले लिखना है माइनस स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो वो आपका इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट आ जाएगा। आई एम नॉट सेइंग द कैपिटल एसेट, आई एम सेइंग द फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एसेट। अब बोल रहा है फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो अगर आपने फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट की है, पहले आपके पास 8 मशीन थी, अब आपके पास 10 मशीन है, तो ऑब्वियसली जितना आप 8 मशीन से बनाते थे अब 10 मशीन में उससे ज्यादा बनाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। By raising the production capacity of the producer, fixed investment lead to higher level of output. Higher level of output lead to a higher rate of economic growth, that is known as GDP. Next come to inventory investment. At point of time, producer hold a stock of finished goods. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम inventory की. Finished goods, semi finished goods and raw material. कोई भी raw material अगर होता है ना उसमें ये 3 स्टेप आते ही हैं। जैसे सपोज आपने वुड से चेयर बना रहे हो, तो जो वुड है वो आपका रॉ मटेरियल और जो चेयर है वो आपके फिनिश गुड्स है, और जो वुड पे अपना काम चल रहा है दैट इज नोन एज सेमी फिनिश गुड्स। और चेंज इन इन्वेंट्री में हमें क्या करना है, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। हमेशा याद रखना क्लोजिंग को पहले लेना है और ओपनिंग को बाद में लेना है, तो यू विल गेट चेंज इन इन्वेंट्री। तो बोल रहा है इन्वेंट्री को रखने से क्या सिग्निफिकेंस है, तो वही मैंने आपको बता चुका है कि क्या सिग्निफिकेंस है। It ensure uninterrupted supply of input to the producer. मतलब you can make a supply, there is demand, so you can make a supply, there is no uninterruptions will be there. With enough stock of raw material, the producer can avoid day-to-day purchase from market. अगर मेरे पास स्टॉक रहेगा तो मुझे डे टू डे मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। Accordingly, uncertainties of the market relating to price and availability of raw material are avoided. तो if there is a sufficient stock I will have, तो मैं मार्केट से खरीदूंगी नहीं। जब मैं खरीदूंगी नहीं तो मार्केट चाहे में जो भी प्राइस हो, मार्केट में रॉ मटेरियल अवेलेबल हो या नहीं हो, मेरे पास तो पड़ा है, तो आई डोंट नीड टू बाय। ठीक है। The stock of finished good is significant because it enable the producer to meet the demand for their product. Here it may be noted the actual, हाँ ये वाला पैराग्राफ तो ऊपर वाला हमने पढ़ लिया, यहाँ पे बोल रहा है कि सम टाइम, ये आपको ध्यान देना है, it may be noted that the actual inventory stock at a time may not be desired inventory stock. A part of it may be undesired. A producer have expected to sell 1000 of unit of washing machine, but actually he sell 500 unit owing to lack of demand. In such case, 500 unit of washing machine are an undesired inventory stock. Such stock leads a loss. तो बोल रहा है actual inventory sometime become, एक हो गई desired और एक हो गई undesired। तो बोल रहे अगर आपके पास 1000 थी और 500 आपकी बिकी और 500 आपकी सेल नहीं हुई वॉशिंग मशीन, तो इट बिकम अ अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, राइट। तो वही लिखा है जो एक्चुअल इन्वेंट्री है वो समटाइम बिकम हो जाती है, समटाइम हमारे लिए अनडिजायर्ड हो जाती है। जैसे अगर आपके पास 1000 मशीन थी तो 1000 हमारे पास एक्चुअल में थी, बट सेल कितनी हुई 500, दैट इज डिजायर्ड इन्वेंट्री, और अनडिजायर्ड इन्वेंट्री 500। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। तो डिजायर रिफर टू प्लान इन्वेंट्री स्टॉक maintained by producer to meet the demand. On the other hand, unplanned inventory stock को हम undesired बोलते हैं।
So this is the topic which is completed investment. The three topics we have completed: goods, which is broadly classified into two parts. One is final goods, intermediate goods, one is capital goods, consumer goods. Then we come to consumption expenditure. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हमने ये पढ़ा था कि हम कंज्यूमर को तीन भाग में बांट दिए हैं और उन तीनों कंज्यूमर के द्वारा जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको अगर हम जोड़ देंगे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा. थर्ड पार्ट वाज इन्वेस्टमेंट. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट? नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन. ये तीन कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं. एंड यू नो ऑल दिस, हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुका है. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिफर टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर. इसका ये मतलब है कि टोटल इन्वेस्टमेंट हम कैपिटल गुड्स में कितना कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. अब मैंने आपको ये बोला था कि जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं कैपिटल गुड्स में तो वो दो रीजन से करते हैं. दो रीजन आपको याद है? बताओ मुझे फटाफट, क्या थे दो रीजन? मैम, हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं कैपिटल गुड्स में वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी मशीन खराब हो गई तो हमें उसे क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है. या मैम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने एक्सपांशन किया है तो हम उसको एडिशन कर रहे हैं. तो जो हम रिप्लेसमेंट के लिए बोलते हैं, अगर कोई भी खर्चा हम कैपिटल गुड्स में कर रहे हैं एंड विच इज रिलेटेड टू रिप्लेसमेंट, देन इट इज नोन एज डेप्रिसिएशन. वो एक्चुअली में डेप्रिसिएशन है. और इफ इट इज ड्यू टू एक्सपांशन तो देन इट इज नोन एज नेट इन्वेस्टमेंट. और जितना खर्चा हम कैपिटल गुड्स में कर रहे हैं टोटल मिला के, या तो एक्सपांशन के कारण या तो हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं पुरानी मशीन को, तो उसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने बोला था कैपिटल फॉर्मेशन. इन्वेस्टमेंट मींस कैपिटल फॉर्मेशन. तो अब ये बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है. तो जब हम कैपिटल एसेट में खर्चा कर रहे हैं तो ये हमें देखना है कि वो कैपिटल एसेट में हम खर्चा क्यों कर रहे हैं. क्योंकि मशीन खराब हो गई है इसके कारण, कि हमने एक्सपेंशन किया इसके कारण. अगर आपने मशीन खराब हो गई है उसके कारण किया है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. एंड इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेंशन और इन्वेस्टमेंट किया तो उसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट. अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. और अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन क्या कर दो, माइनस कर दो. या हम ये बोल सकते हैं कि डेप्रिसिएशन निकालना है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन. Gross investment means total production of capital goods. These includes capital goods used for replacement of the existing capital stock. ये मशीन जो यूज हो रही है रिप्लेसमेंट के लिए, which is worn out, and capital goods used net addition to the existing capital stock. अगर एडिशन है तो बोल रहे अगर कोई कैपिटल गुड्स आप रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एसेट के लिए यूज कर रहे हो तो दैट रिफर टू अ डेप्रिसिएशन. एंड इफ यू आर मेकिंग एनी एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स विच इज अ नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल एसेट, देन इट इज नोन एज नेट इन्वेस्टमेंट. एक बात आप समझो, मेरे पास 8 मशीन है ऑलरेडी, जिसमें से 2 मशीन मेरी खराब हो गई है. तो इन 2 मशीन को मैंने खराब जो हो गई है मैंने 2 मशीन रिप्लेस की है, राइट? लेकिन अगर मेरे पास 8 मशीन है और मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया है और इसके कारण मेरा डिमांड बढ़ गया प्रोडक्ट का, तो मुझे अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मैंने 4 मशीन और खरीदी. तो दिस इज अ नेट एडिशन एंड दिस इज ड्यू टू डेप्रिसिएशन. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऐसे नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन. एंड यहाँ पे डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि जो कैपिटल एसेट हम बदल रहे हैं तो हमने उसके लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना के रखा होगा, राइट? और या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन. और अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन.
ये हम इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है। अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और ग्रॉस का मतलब ही होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन, और अगर डेप्रिसिएशन निकालना है तो ग्रॉस माइनस नेट कर दो। तो आपको ये इक्वेशन लर्न करनी है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। क्यों हम नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं? क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल खर्चा जो कैपिटल स्टॉक में हुआ है, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब वो खर्चा कैपिटल स्टॉक का जिससे हमारी एडिशन हो रही है कैपिटल एसेट में, और डेप्रिसिएशन का मतलब वो खर्चा कैपिटल एसेट में जो कि यूज हो रहा है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल एसेट। तो आपको ये दो इक्वेशन लर्न करनी है, ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, यही लिखा है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और नेट से ग्रॉस में जाना है, अपन इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आप यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन करो, और नेट से अगर ग्रॉस में जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन करो। ये रटने वाली बात हो जाती है, लेकिन लॉजिक समझो। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल खर्चा कैपिटल स्टॉक में, नेट का मतलब होता है वो खर्चा कैपिटल स्टॉक में जो हमने किया है, जो कि एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल एसेट है, और डेप्रिसिएशन मतलब वो खर्चा कैपिटल स्टॉक में जो हमने किया है जो कि रिप्लेस कर रहा है पुरानी मशीन को। तो एक्चुअल में दोनों खर्चे कैपिटल स्टॉक के ही ऊपर हो रहे हैं, इसी कारण ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। और ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन करो, और नेट से ग्रॉस में जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन करना है। तो ये बोल रहा है, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो एक्चुअली में उसमें कोई नई कैपिटल एसेट नहीं आ रही है, पुरानी कैपिटल एसेट रिप्लेस हो रही है। तो अगर मेरी पुरानी मशीन 8 थी और 2 खराब हो गई और मैंने 2 और नई लगा दी, तो अब मेरे पास टोटल मशीन तो वापस 8 ही है ना। तो मेरा प्रोडक्शन में तो कोई चेंज नहीं आएगा। प्रोडक्शन में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। क्यों? 8 मशीन थी, 2 खराब हुई तो उसको निकाल दिए, फिर 2 नई खरीद लिए, तो 2 नई मशीन आई, बट टोटल मशीन है अभी भी 8। तो हमारा कैपिटल स्टॉक में मतलब कैपिटल प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। जब मेरे पास 8 मशीन थी और मैंने 6 और खरीदी, तो नाउ टोटल आई हैव 14 मशीन, नाउ द प्रोडक्शन विल इंक्रीज। तो बोल रहा है नेट इन्वेस्टमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, तो बोल रहा है इट रेज द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन एन इकोनॉमी। इसमें कैपिटल आपका इकोनॉमी में बढ़ता है, जबकि इस केस में आपका कोई कैपिटल स्टॉक इंक्रीज नहीं होता है। Higher stock of capital increase the availability of capital per unit of labor. Accordingly, efficiency of labor rise. It helps to generate opportunity of employment because unemployment in India is due to lack of capital. Net investment is a net raise in production capacity of economy. Accordingly, GDP is accelerated. देखो, इसमें आपका प्रोडक्शन या आउटपुट नहीं इंक्रीज होगा। पहले भी जितना 8 मशीन से बनता था आज भी उतना ही बनेगा, तो इससे आउटपुट नहीं बढ़ेगा। जब आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो जीडीपी भी नहीं बढ़ेगी, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट से आउटपुट बढ़ेगा। पहला ये पॉइंट आप लर्न करो कि नेट इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और obviously it is increase the capital stock of the in an economy। तो ये नेट इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा लॉजिक है। नेट इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी बढ़ेगा। तो व्हाट इज ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट? यू नो कि डेप्रिसिएशन का पार्ट इसमें लेते हैं और इसमें नहीं लेते हैं, बट डेप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पे याद रखना कि जो हमने खर्चा कैपिटल स्टॉक में किया है बट इट इज यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड एसेट। इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ न्यू एसेट एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट। देखो, न्यू एसेट को बॉक्स के अंदर डालो, ए पॉइंट, as well as replacement of existing asset, B point.
Net investment expenditure by producer on purchase of new asset only. वो मशीन का खर्चा जो कि हम न्यू मशीन्स में कर रहे हैं, ना कि रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड मशीन्स. It include replacement investment, that is equals to depreciation. It does not include replacement investment. It does not show net addition in existing capital stock. It show a net addition in existing capital stock. It does not show, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं depreciation की. बोथ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करो या नेट इन्वेस्टमेंट की बात करो, वी विल कंसिडर कैपिटल एज वेल एज इन्वेंट्री. क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने बोला था दो तरह की होती है, एक होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन. तो ये पूरे पैराग्राफ में ये लिखा है, कोई भी कैपिटल एसेट जो हम यूज करते हैं तो वो असेट की वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है, राइट. अब जो कार आपने खरीदी थी 3 साल बाद वो उतने में नहीं सेल होगी. तो नॉर्मली जो डेप्रिसिएशन में ये पूरे पैराग्राफ का डिस्क्राइब उसने यहाँ पे कर लिया है. डेप्रिसिएशन इज लॉस इन द फिक्स्ड असेट ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टेयर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. एक्सपेक्टेड मतलब कि मालूम है कि ये आउटडेटेड हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद, दैट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. तो अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो दैट इज ड्यू टू 3 रीजन, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. तो ये जो होता है दैट इज अ डेप्रिसिएशन. बट ये बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन दो तरह के होते हैं. वन इज एक्सपेक्टेड, जो हमको मालूम है कि होगा ही होगा, and one is unexpected. Unexpected का सिंपल रीजन है नेचुरल कैलेमिटी. अब अगर सपोज बाढ़ आ गई या फ्लड आ गया और आपकी कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गई तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट, राइट. बट दिस इज नॉर्मल वेयर एंड टेयर, एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. तो ओनली एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन विल बी कंसिडर्ड and unexpected will not be considered. And what is this की depreciation reserve fund. देखो आपको अगर बिजनेस चलाना है तो मशीन्स में कैपिटल एसेट में खर्चा तो करना पड़ेगा. तो अगर मैंने 5 लाख की मशीन ली है तो हमारा एक्सपेंडिचर तो हो चुका है. तो अगर उसकी लाइफ 5 ईयर है तो हर साल 1 लाख रुपए आप डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाओ. तो जब हम हर साल डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाएंगे तो आफ्टर 5 ईयर मेरे पास 5 लाख रुपए हो जाएंगे. क्योंकि हर साल मैं एक फंड बनाती थी, फंड बना के उसमें 1-1 लाख रुपए मैं ट्रांसफर करते रही. कितने साल तक, 5 साल तक. नाउ आफ्टर 5 ईयर आई विल हैव अ 5 लाख रुपीज. तो जब मेरे पास फंड रहेंगे तो मैं रिप्लेसमेंट तो कर सकती हूँ अपनी एसेट का. तो अब आ जाते हैं हम, depreciation is also called as consumption of fixed capital. प्लीज ध्यान दें, depreciation के दो नाम आपको लर्न करने हैं. एक हो गया consumption of fixed capital, fixed capital consume होते जा रही है. And the second name is replacement cost of fixed asset, replacement cost of fixed asset. Because of depreciation, fixed asset need to be replaced from time to time. Replacement of fixed asset require a fund. तो बोल रहा है कि depreciation के कारण fixed asset को हमें हर जो उसका टाइम पीरियड है वो खत्म होने के बाद रिप्लेस करना पड़ता है. और अगर हम रिप्लेस करते हैं तो हमारे को पैसे की जरूरत पड़ेगी. प्रोविजन फॉर फंड इज मेड ऑन अ एनुअल बेसिस. इसी कारण हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं एनुअल बेसिस में. फॉर एग्जाम्पल अगर मशीन हमने 10 लाख की खरीदी है और उसकी लाइफ 10 ईयर है तो प्रोविजन फॉर फंड बनाएंगे हम 10 लाख डिवाइडेड बाय 10. तो दैट इज इक्वल्स टू 1 लाख ईच ईयर. ये DRF कहलाता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. Why we are keeping the depreciation reserve fund? What is the importance of keeping a depreciation reserve fund? So depreciation reserve fund is a fund which is used to replace the worn out fixed asset. Simple सा logic है.
हर साल पैसे अलग करते रहोगे तो पैसे रहेंगे, जब पैसे रहेंगे तो आप असेट को रिप्लेस कर सकते हो। इट फुलफिल द नीड ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। लैक ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इम्प्लाइज अ लैक ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। बोल रहा है अगर डीआरएफ आपके पास रहेगा तो आप असेट को रिप्लेस कर सकते हो। फिर उनको बढ़ाने की आदत है तो बोल दिए कि अगर डीआरएफ नहीं रहेगा या कम रहता है, लैक ऑफ डीआरएफ रहेगा तो लैक ऑफ रिप्लेसमेंट होगा। अकॉर्डिंगली ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ट्रेंड टू फॉल। तो अगर आपके पास डीआरएफ रहेगा तो आप असेट को रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस करोगे तो इकोनॉमी आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने लैक ऑफ डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड रखा है तो अब इन्वेस्ट असेट को रिप्लेस करने में आपको प्रॉब्लम जाएगी, जिससे इकोनॉमी भी हार्म हो सकती है। द लेवल बिकॉज कैसे, क्योंकि आप अगर मशीन रिप्लेस नहीं कर पाए तो अब प्रोडक्शन बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो इससे आउटपुट कम हो जाएगा तो जीडीपी कम हो जाएगा। द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो फॉल। द इकोनॉमी विल स्लिप इनटू अ स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो वही लिखा है डीआरएफ रहेगा तो असेट रिप्लेसमेंट होगा। अब बोल रहा है अगर लैक ऑफ डीआरएफ रहेगा तो असेट रिप्लेस नहीं हो पाएगी, जिसके कारण आउटपुट क्या हो जाएगा, कम। अब आउटपुट कम है तो अब बताओ कहानी, एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगी फिर कम, इकोनॉमी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन, राइट। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड ये बोलता है कि असेट तो नॉर्मल वेयर एंड टेयर, ऑब्सोलेंस के कारण या एक्सीडेंटल डैमेज के कारण तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो गई। तो अगर हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना के रखेंगे तो जब वो असेट की लाइफ खत्म हो जाएगी तो वो फंड से हम पैसे निकाल के मशीन खरीद लेंगे। बट अगर हमने फंड ही नहीं बनाया तो हम मशीन खरीदेंगे कैसे? मशीन नहीं खरीदोगे तो पुरानी मशीन तो काम कर नहीं रही है, पुरानी मशीन काम नहीं करेगी तो आउटपुट कम हो जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, राइट। तो दिस इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। नाउ वी कम टू एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो बोल रहा है ऑब्सोलेंस दो तरह के होते हैं, आपने जो 3 पॉइंट पढ़े थे, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड एक्सीडेंटल डैमेज। तो बोल रहा है इट इज एसेंशियल टू नो द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड मतलब बोल रहा है लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हेन देयर इज दे बिकम ऑब्सोल्यूट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। A plant producing black and white TV become obsolete when technology is discovered to produce color TV. Loss in the value of fixed asset when they become obsolete, outdated due to change in demand. जैसे आप पहले रबर शूज बना रहे थे, अब लेदर शूज की डिमांड है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज एस्टिमेटेड बाय द प्रोड्यूसर। बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो है वो आप एस्टिमेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड मार्केट कंडीशन। अनएक्सपेक्टेड है नेचुरल कैलेमिटी, fall in the market value of asset when there is a economic recession. Loss in the value of fixed asset owing to unexpected obsolescence is called a capital loss and they are not a part of depreciation या DRF का पार्ट नहीं होते, सिर्फ expected obsolescence को ही कंसिडर किया जाता है। तो हम यहाँ पे obsolescence जो वर्ड पढ़े थे उसको यहाँ पे दो भाग में बांटना है आपको, वन इज एक्सपेक्टेड एंड वन इज अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड में आपको ये याद रखना है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और ड्यू टू चेंज इन डिमांड। और अनएक्सपेक्टेड में लिखा है नेचुरल कैलेमिटी और रिसेशन आ गया। तो यू कांट प्रेडिक्ट दिस, और ये बोल रहा है यू कैन प्रेडिक्ट दिस on the basis of your market experience plus survey, and this is part of depreciation and this is not a part of depreciation।
क्योंकि एक्सपेक्टेड तो आपको पता है कि इतना होना है, बट अनएक्सपेक्टेड नेचुरल कैलेमिटी या इकोनॉमी रिसेशन में आ गई है तो वो हमारे लिए कैपिटल लॉस है और हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, राइट? तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। आई होप ये आपको क्लियर है, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड एंड डेप्रिसिएशन। नाउ नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे स्टॉक एंड फ्लो। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।